नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षण विधियां, प्रविधियां या युक्तियां, टीचिंग टेक्निक्स और डिवाइसेस के बारे में। तो ये आपका डीएलएड फर्स्ट सेम का सेकंड पेपर, फर्स्ट सेम के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपका ये चैप्टर है। अधिगम के सिद्धांत में पूर्व में हम लोगों ने टीचिंग कम्युनिकेशन, टीचिंग मैगजीम्स और टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, संप्रेषण और शिक्षण के बारे में अध्ययन कर लिया है। उसी से आगे चलते हैं और इसका प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप आई बटन पर, ऊपर आई बटन पर देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूर्व के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम शिक्षण प्रविधियों या युक्तियों के संबंध में। तो शिक्षण प्रविधियां ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग से छात्र पाठ में रुचि लेने लगते हैं, पाठ्य सामग्री उन्हें अधिक स्पष्ट होने लगती है। अर्थात शिक्षण विधि प्रविधि की बात हम करते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो छात्र का पाठ में रुचि उत्पन्न होता है और दूसरी चीज जो भी तथ्य हैं वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। यदि हम सभी देखें तो हम सभी लोग विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर पढ़ाई करते हैं, किए हैं, और पढ़ाई के समय आपने देखा होगा कि आपको कुछ शिक्षक बहुत पसंद आए होंगे और उनके द्वारा पढ़ाई गई जो भी विषय वस्तु होगी उसे आज भी हम अपने से छोटों को आसानी से समझा सकते हैं। तो यहाँ शिक्षण विधि की बात यदि हम करते हैं तो शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जो शिक्षण विधि होती है वह क्या होती है? शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। शिक्षण प्रक्रिया की क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो? अब यहां पर प्रश्न आपका बनता है कि शिक्षण कैसे हो। उसके साथ साथ इसका उत्तर शिक्षण विधि द्वारा ही प्राप्त होता है। शिक्षण कैसे हो, इसका जो उत्तर होता है वह उत्तर भी शिक्षण विधि के द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छी तरीके से सामग्री को हम समझा सकते हैं, इसका निर्धारण भी शिक्षण विधि के द्वारा ही होता है। शिक्षण प्रविधि की कुछ परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। डॉक्टर एसपी गुप्ता के अनुसार विभिन्न शिक्षण क्रियाओं में एक शिक्षण युक्ति कुशल शिक्षक के सफल शिक्षण हेतु आधार स्वरूप प्रेरणादायक तत्व है। ये परिभाषा आपकी कि यह जो शिक्षण प्रविधि की बात या युक्ति की, तो शिक्षण क्रियाओं में शिक्षण युक्ति कुशल शिक्षक के सफल शिक्षण हेतु आधार स्वरूप प्रेरणादायक तत्व है। वहीं प्रोफेसर स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार अगर हम इस परिभाषा को देखें तो शिक्षण की युक्ति लक्ष्य से संबंधित होती है। यानी जो शिक्षण की युक्ति होती है वह लक्ष्य से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत शिक्षण के समय परिस्थिति के अनुसार शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करता है, वह विद्यार्थियों के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्यों को कैसे पूरा करता है तथा किस प्रकार शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच अंतर क्रिया होती है, सब सम्मिलित है। यानी मुख्य मुख्य चीजें अगर हम बात करें तो यह लक्ष्य से संबंधित होती है, शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत परिस्थिति के अनुसार, यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करेगा वो निर्धारित करता है। विद्यार्थियों के साथ विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों को कैसे पूरा किया जाएगा यह निर्धारित करता है, और किस प्रकार शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतर क्रिया
होती है, यह सभी चीजें शिक्षण युक्तियों में सम्मिलित होती हैं। वहीं हम बात करें तो अगर परिभाषाओं में, तो हम परिभाषा की बात करते हैं कि थ्रिंग महोदय के अनुसार, थ्रिंग के अनुसार जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा, शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा, शिक्षक जो है वो शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है। यानी यह क्या करता है, छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है। शिक्षक अपने छात्रों को किसके द्वारा, शिक्षण प्रविधियों के द्वारा कार्य करने के योग्य बनाता है, और यह स्वयं दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, और साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वे इसे करें, यानी छात्र पर आधारित होता है। वहीं हम बात करें एमपी मॉफेट के अनुसार, अगली परिभाषा हम देते हैं किसकी, एमपी मॉफेट के अनुसार, एमपी मॉफेट के अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। तो ये तो शिक्षण प्रविधि की परिभाषाओं की बात हमने की। अब जब हम शिक्षण प्रविधि की बात करते हैं तो शिक्षण प्रविधि में आपकी कई चीजें सम्मिलित होती हैं। जब शिक्षण प्रविधि के खंड में हम बात करते हैं तो शिक्षण प्रविधि के कई आपके प्रकार, शिक्षण प्रविधियों में या युक्तियों की बात करें तो सबसे पहले आता है सामान्य युक्तियां। सामान्य युक्तियों में शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र कम सक्रिय होता है। जो सामान्य युक्ति की बात हम करते हैं, जैसे व्याख्या, वर्णन, विवरण या प्रश्नोत्तर, ये युक्तियां जो हैं इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय होता है और छात्र कम सक्रिय होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा प्रकार है सामूहिक कार्य की युक्तियां, जो ग्रुप वर्क की बात हम करते हैं। इसमें शिक्षक कम सक्रिय होता है और शिक्षार्थी अधिक सक्रिय होता है, अर्थात शिक्षक कम सक्रिय और छात्र अधिक सक्रिय। जैसे कौन सा इसमें आता है, विचार विमर्श, गोष्ठी, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, समिति या कार्यशाला आदि जो है वह ऐसी प्रविधियां, ऐसी युक्तियां हैं जिसमें छात्र या विद्यार्थी या शिक्षार्थी अधिक सक्रिय होता है और शिक्षक कम होता है। फिर तीसरे प्रकार आपका आता है धारण सहायक युक्ति। तो सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति, धारण सहायक में यानी जो सीखा हुआ ज्ञान है उसकी पुनरावृत्ति में यह सहायक होता है। जैसे समीक्षा, अभ्यास, संक्षिप्त वृत्ति, प्रश्नोत्तर, शिक्षक और शिक्षार्थी। यहां पर दोनों शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। तो पहली विधि कौन सी थी, पहली विधि सामान्य युक्तियां। सामान्य युक्तियों में जैसे व्याख्या प्रविधि की बात करें, वर्णन, विवरण या प्रश्नोत्तर, इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र कम। सामूहिक कार्य की युक्तियों में शिक्षक कम और छात्र अधिक होता है, और धारण सहायक युक्ति में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे विभिन्न प्रविधियां, जो महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विवरण प्रविधि की। तो विवरण प्रविधि की जब हम बात करेंगे तो किसी घटना की क्रमबद्ध मौखिक अभिव्यक्ति को विवरण कहते हैं। इसको इस तरह से भी हम समझें कि यह शिक्षण की एक ऐसी विधि, कौन सी, विवरण विधि। विवरण विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि जिसमें पाठ्यवस्तु, जिसमें क्या चीजें, पाठ्यवस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है। का किस रूप में, सरल भाषा में कथन किया जाता है, कथन किया जाता है, विवरण प्रविधि। तो
इसे कथन विधि भी कहते हैं। इसीलिए इसे किस रूप में कहते हैं? इसे कथन विधि भी कहते हैं। विवरण विधि को ही कथन विधि भी कहते हैं। और इसमें एक चीज ये है कि इसमें किससे अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में हम किधर चलते हैं? इस विधि में अज्ञात से ज्ञात, इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर होते हैं। सामान्य भाषा में इसे कथन विधि भी कहा जाता है, किंतु शिक्षण की दृष्टि से यह कथन करने की एक विशिष्ट शैली है। कथन करने की क्या है? एक विशिष्ट शैली है, जिसके द्वारा किसी घटना का शाब्दिक चित्र खींचा जाता है। ये हमारा विवरण विधि है। अब विवरण विधि सॉरी, अगर हम इसके उदाहरण में लें कि विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, ये आपका विवरण विधि में आएगा। जैसे कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया है या किस लिए प्रसिद्ध हैं, यह सब विवरण है। इसमें हमको विशेष रूप से ये देखना है कि विवरण की उपयोगिता कितनी है, विवरण को मूर्त रूप देना, उसका बोध विस्तार करना, तथ्यात्मक ज्ञान कराना और मानसिक क्षमता, ध्यान केंद्रीकरण की ओर आगे लेके जाना। यहीं पर हम बात करें कि डॉक्टर रविशंकर मेनन महोदय ने, किसने? डॉक्टर रविशंकर मेनन महोदय ने कहा है कि विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन की प्रक्रिया। कि इन्होंने क्या कहा कि विवरण से तात्पर्य क्या होता है? क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया। क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया। तो विवरण क्या है? विवरण क्रमानुसार वर्णन की प्रक्रिया के रूप में डॉक्टर रविशंकर मेनन ने परिभाषित किया है। विवरण विधि करते समय कुछ सावधानी भी हमको रखनी होगी। जब हम विवरण विधि की बात करेंगे, प्रविधि की, तो नरेशन टेक्निक की बात करेंगे, तो इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी होगी कि जो भी हम विवरण प्रस्तुत करें वह किससे संबंधित? पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। पहली चीज, ये पहली सावधानी, पाठ्य वस्तु से क्या होना चाहिए? पाठ्य वस्तु से संबंधित होना चाहिए। दूसरी सावधानी, विवरण सरल व स्पष्ट हो। विवरण कैसा हो? सरल व स्पष्ट हो। विवरण चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। विवरण अत्यधिक रूप से बड़ा ना हो, उसे हम छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत करें और विवरण छात्र के स्तर के अनुकूल हो। ये हमारा विवरण प्रविधि। इसके बाद अगली प्रविधि की बात हम करते हैं, वर्णन प्रविधि, डिस्क्रिप्शन टेक्निक की बात हम करते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के स्वरूप, कार्यों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की क्रिया को वर्णन कहते हैं। और यह कथन करने की एक विशिष्ट शैली है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या करते हैं? शाब्दिक चित्र खींचा जाता है और उसकी विशेषताओं और कार्यों का वर्णन किया जाता है। सॉरी, वर्णन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी सभ्यता व संस्कृति का परिचय दिया जाता है और उनके गुण दोष बताए जाते हैं। वर्णन में हम कहाँ कहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी सभ्यता एवं संस्कृति आदि का परिचय दिया जाता है। क्या किया जाता है? परिचय दिया जाता है और उनके गुण दोष बताए जाते हैं। जब हम बात करते हैं और विवरण प्रस्तुत करने की जब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर हम वर्णन विधि की जब बात करते हैं तो यहां ये भी आप समझिए कि विवरण के साथ साथ वर्णन चलता है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन, कि विवरण के साथ साथ वर्णन चलता है, परंतु वर्णन के साथ
विवरण नहीं चलता। विवरण के साथ तो वर्णन होगा, लेकिन वर्णन के साथ विवरण नहीं चलता। और वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के 3 तरीके से हम कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्णन, वर्णन प्रस्तुत करना। वर्णन प्रस्तुत करना, कैसे हम वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं? हम 3 तरीकों से वर्णन प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला, चित्र या मॉडलों द्वारा, चित्र या मॉडलों द्वारा। दूसरा, हम कर सकते हैं भ्रमण द्वारा, भ्रमण कर, और करके या प्रयोग द्वारा। तीसरा, करके या प्रयोग द्वारा जो है हम वर्णन को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहां पर वर्णन के संबंध में कि वर्णन विधि का महत्व और उपयोगिता क्या है, स्मृति और बोध के स्तर पर शिक्षण अधिगम में बहुत अधिक प्रयोग होता है। कम समय में बहुत अधिक पाठ्य सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों में अधिक प्रयुक्त होती है। कौन सी विधि? वर्णन विधि। और किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ऐसा चित्रण किया जाता है कि वह सम्मुख घटित होती हुई प्रतीत होती है। हम करते वर्णन है, लेकिन वह घटना, व्यक्ति या वस्तु या स्थान को हम इस तरह से शाब्दिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जो ये चित्रण की बात कही गई है, चित्रण का मतलब क्या है? वर्णन में हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना का शाब्दिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वह बिल्कुल अपने सामने घटित हो रही है। लेकिन गुण के साथ साथ या महत्व के साथ साथ इसकी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, इसकी सीमाएं हैं। शिक्षक अधिक सक्रिय और शिक्षार्थी लगभग निष्क्रिय होता है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। शिक्षक तो अधिक सक्रिय होगा, लेकिन शिक्षार्थी जो है वो लगभग निष्क्रिय होता है। सिर्फ विवरण से किसी घटना को तथा सिर्फ वर्णन से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। गणित, विज्ञान या कला के शिक्षण प्रशिक्षण में यह उपयोगी नहीं है। और इसके लिए सावधानी हमको क्या क्या रखनी चाहिए कि जहां आवश्यक हो वहीं पर हमें इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। सरल, स्पष्ट और रोचक होना चाहिए। उचित आसन और उचित स्वर होना चाहिए। सम्यक गति, न अधिक तीव्र हो न अधिक मंद हो। उचित हाव भाव, बॉडी जेस्चर भी होना चाहिए। विवरण, वर्णन न बहुत अधिक लंबे हो न छोटे हो। सदैव तार्किक क्रम में होना चाहिए, अर्थात जिस क्रम में हम लेके चलें उस क्रम में एक तार्किक रूप सम्मिलित होना चाहिए कि हम एक दूसरे पर उसे क्या करें, उनके संबंधों को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। जैसे प्रमुख नामों, तथ्यों, स्थानों को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। वर्णन या विवरण में आवश्यकतानुसार टेलम का प्रयोग करें। अंत में प्रश्न पूछकर मूल्यांकन भी करना चाहिए। ये तो हमारा विवरण और वर्णन की बात कही। अब हम बात करते हैं किसकी? व्याख्या विधि। तो व्याख्या प्रविधि की बात जब करते हैं, किसी घटना के तथ्यों, क्रिया के कारणों और भावों की गंभीरता को सरल करने के लिए शिक्षक जो प्रयास करता है उसे हम व्याख्या कहते हैं, उसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं। मुख्य रूप से जो यहां पर लिखा गया, किसी घटना के तथ्यों, क्रिया के कारणों और भावों की गंभीरता को सरल करने के लिए शिक्षक जो प्रयास करता है उसे हम व्याख्या कहते हैं। परिभाषा अगर देखें तो व्याख्या प्रविधि वह माध्यम है, एसपी कुलश्रेष्ठा महोदय की परिभाषा है कि व्याख्या वह प्रविधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों को सरलता से सरल भाषा में छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार समझाया जाता है
जिससे कि विषय वस्तु उन्हें अधिक स्पष्ट और बोधगम्य हो जाए। अब इसकी उपयोगिता या महत्व की बात करें तो शिक्षण की एक महत्वपूर्ण युक्ति है। कौन? व्याख्या की बात हम कर रहे हैं। व्याख्या द्वारा पाठ्य सामग्री की प्रत्येक गुत्थी को सुलझाया जाता है। गुम्फित या जिसे हम छिपे हुए को गुम्फित रूप कहते हैं, तो गुम्फित भाव या छिपे हुए भावों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे आप कविता पढ़ते हैं तो उसकी हम व्याख्या करते हैं, यानी कविता में क्या भाव छिपा है वो व्याख्या के द्वारा हम बच्चों को समझाते हैं। भाषा एवं साहित्य में इसका सर्वाधिक, जैसे अभी हमने बताया, इसमें वाक्य प्रयोग, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, समास विग्रह आदि की सहायता ली जाती है व्याख्या करने में। व्याख्या प्रविधि में वर्णन, विवरण तथा प्रश्नोत्तर आदि की सहायता ली जाती है। यानी व्याख्या जब हम करते हैं तो इस प्रविधि में वर्णन, विवरण और प्रश्नोत्तर आदि की भी सहायता ली जाती है। इसकी लिमिट्स हैं अपनी, इसके लिमिटेशंस हैं कि शिक्षक ज्यादा सक्रिय और विद्यार्थी कम सक्रिय होगा व्याख्या करते समय। प्रायः पाठ्यवस्तु का विश्लेषण होता है, ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, खाली हम उसका एनालिटिकल रूप देते हैं, विश्लेषणात्मक रूप देते हैं। सावधानियां जैसे व्याख्या कौशल में हमने अभी बात की थी। तो अब अगला क्रम हम लेके चलते हैं स्पष्टीकरण प्रविधि, एक्सपोजिशन। एक तो था आपका एक्सप्लेनेशन और दूसरा आपका क्या था? एक्सपोजिशन की बात हम करेंगे। इसे उद्घाटन प्रविधि या निदर्शन प्रविधि भी कहते हैं। किसे? स्पष्टीकरण या एक्सपोजिशन को। तो इसमें किसी विषय वस्तु, स्पष्टीकरण में करते क्या है? किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह समझाना क्या कहलाता है? स्पष्टीकरण। उसे एक्सपोज करना है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप में, जो भी हमारे जटिल विषय हैं उन्हें क्या करता है? उन्हें सरल रूप में या सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। और पाठ्य वस्तु का जो प्रमुख पक्ष है, उन प्रमुख पक्षों का चयन कर शिक्षक क्या करेगा? उसके बारे में प्रत्येक बातों को वह सामने प्रस्तुत करता है, उसका एक तरह से भावों को बाहर की ओर लेके आता है। तो इसके लिए हम चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट, लेखन को माध्यम बनाते हैं। तो अब स्पष्टीकरण से शिक्षण विधि की सफलता किस बात पर निर्भर करती है? तो हम ये कह सकते हैं इसकी सफलता जो निश्चित होती है, निहित होती है, वह शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह समग्र रूप में अधिगमकर्ता के अधिगमकर्ता मीन्स बच्चे, जो बच्चा अधिगम करने के लिए बैठा है तो वो छात्र है, तो छात्र के सम्मुख क्या हो? वह समग्र रूप में यानी संपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर सके। यहां पर हम इसकी बात करें तो स्पष्टीकरण वही चीज जो हमने अभी बात बताई कि जिसमें पाठ्य सामग्री को शिक्षार्थियों के सामने एक निश्चित तार्किक क्रम में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वह उसे पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। इसके महत्व और उपयोगिता, इसका प्रयोग सभी विषयों में होता है, सबसे महत्व इसका बड़ा यही है, इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। और दूसरा कि भिन्न भिन्न विषयों में स्पष्टीकरण भिन्न भिन्न रूप में होता है, जैसे भाषा में उदाहरण या दृष्टांत के माध्यम से, विज्ञान में प्रदर्शन के माध्यम से, यानी अलग अलग विषय होगा तो उसको प्रस्तुत करने का तरीका भी हमारा क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अब जैसे सौरमंडल पढ़ाना है, मान लीजिए हम भाषा और विज्ञान से चल रहे हैं, हमें ज्योग्राफी की बात करना है, सौरमंडल हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो सौरमंडल में क्या होगा कि सौरमंडल को पढ़ाना है तो सौरमंडल का अर्थ उन ग्रहों या तारों के समूह को स्पष्ट करना होगा। पहले कि सौरमंडल क्या है? ग्रह या तारे जो हैं उनका जो समूह है वही सौरमंडल है, और फिर प्रत्येक ग्रह
और तारा, उनकी स्थिति प्रक्रिया को हमें स्पष्ट रूप से समझाना होता है। इसके लिए हम चित्र, तारामंडल भ्रमण का सहारा आदि सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगली विधि हमारी आती है, उससे पहले हम इसकी लिमिट्स को देख लें, लिमिटेशन, कि शिक्षक यहाँ पर भी क्या होता है, ज्यादा सक्रिय होता है, अर्थात शिक्षक को सब कुछ करना पड़ता है और शिक्षार्थी के समक्ष न कोई समस्या होती है, न ही उसे हल करने का प्रयत्न करता है, शिक्षक ही सब कुछ कर देगा। अब इसमें स्पष्टीकरण होता कैसे, उसका क्रम भी हमने दिखाया कि पहले हम अर्थ समझाएंगे, उसका अनुवाद दिखाएंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण। सावधानी इसमें हमको रखना है कि विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, लक्ष्य को अपने निर्धारित करना चाहिए, विषय वस्तु का तार्किक क्रम होना चाहिए, क्रमशः जो क्रम है उसे क्रमशः प्रस्तुत करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अनुभवों के माध्यम से स्पष्टीकरण, कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखना चाहिए, स्पष्टीकरण जो भी हम करें वह रुचिपूर्ण होना चाहिए, अन्य प्रविधियों जैसे विवरण, वर्णन, प्रश्नोत्तर आदि का प्रयोग करना चाहिए और स्पष्टीकरण के बाद बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। फिर अगली प्रविधि कहानी कथन की हम करते हैं। तो कहानी कथन प्रविधि, जैसे आप कहानी करते हैं तो इसमें कहानी कथन की जब हम बात करते हैं, किसी विशेष घटना या घटनाओं के माध्यम से किसी चरित्र अथवा चरित्रों को क्या करते हैं, उजागर करना और उनकी सहायता से किसी संवेग अथवा संवेगों को जागृत करना कहानी कहलाता है। जैसे किसी सुनी हुई अथवा पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में मौखिक रूप से सुनाने को कहानी कथन कहते हैं। तो अब जब हम कहानी विधि की बात करते हैं, जैसे सामान्य रूप में हम कह देते हैं एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी, इन जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली जो कहानियां हैं हम सभी ने अपने दादा दादी नानी से सुनी होगी और उसमें बताई गई बातों पर हम सभी ध्यान भी दिए थे, हमें आज उसमें से बहुत सारी चीजें याद हैं और यही शिक्षा या यही विधा, जो शिक्षा का तरीका है या विधा है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहानी कथन कहते हैं। इसकी महत्व और उपयोगिता की बात करते हैं। संस्कृत और मूल्यों की शिक्षा इसके द्वारा, भाषा, साहित्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र या अन्य अनेकों विषयों में उपयोगी है। गणित और विज्ञान में भी इसका उपयोग है। इसमें कहानी कथन के माध्यम से जो इसकी उपयोगिता या महत्व की बात करते हैं, इसमें बच्चे में एकाग्रता का विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। जैसे दादी या नानी से कहानी आप सुनते हैं बड़ों से, तो अंत में लाके कहानी को एक ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां आपको सोचने पर विवश करेगा, यानी आपकी कल्पना शक्ति के विकास में ये सहायक होती है। अधिगम में तीव्रता लाती है। तो इन सारी चीजों के आधार पर ये भी हमको ध्यान रखना है कि इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सिर्फ दो छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। कहानी कथन सिर्फ छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कला और कौशल के विषयों की शिक्षा इसके द्वारा नहीं दी जा सकती। सावधानी में कि घटनाओं को क्रम में लेकर हमको चलना चाहिए। बच्चों के स्तर के अनुकूल कुछ चीजें तो सामान्य हैं, जैसे बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, भाषा स्पष्ट और सरल होना चाहिए, हाव भाव आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव का हमको ध्यान रखना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कहानी कथन की बात करते हैं। फिर अगली विधि हमारी आती है प्रश्नोत्तर प्रविधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रविधि है। क्वेश्चनेयर मेथड या क्वेश्चन आंसर टेक्निक की बात हम करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती विधि भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है सुकराती विधि किसे कहते हैं, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि को सुकराती विधि कहते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं जब प्रश्नोत्तर प्रविधि की, तो एक शब्द आपने मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा होगा, जिज्ञासा, क्यूरोसिटी।
तो अगर हम बात करें जिज्ञासा, तो जिज्ञासा यह मानव स्वभाव की पहचान है। जिज्ञासा क्या है? यह मानव स्वभाव की पहचान है और सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को ज्ञात करने के लिए नए प्रयोग किए हैं, आविष्कार किए हैं और उन आविष्कारों और प्रयोगों के से ज्ञान जगत को समृद्ध किया है। यानी जो हमारा नॉलेज फील्ड है, या यूं कह दें कि ज्ञान रूपी जो हमारा संसार है, जगत है, उसे उसने समृद्ध किया है। तो जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। प्रश्न पूछने का क्या है? प्रश्न पूछने का मूल रूप है। अर्थात जिज्ञासा के बिना प्रश्न नहीं निकलेगा और शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए। ये ज्यादातर शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक दार्शनिक का मानना है कि शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए। शिक्षण कार्य की शुरुआत किससे किया जाए? इसकी शुरुआत प्रश्नोत्तर विधि या प्रश्न विधि से किया जाए। जैसे इसे सुकराती विधि क्यों कहा गया? क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता सुकरात को माना जाता है, इसीलिए इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। तो और एक चीज यहां पर हम बात करते हैं कि अब जैसे इसके चरण और पद की बात आप करते हैं, तो इसमें 3 चरण और 3 पद हैं। 3 चरण कौन से हैं? पहला कि प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना, दूसरा समुचित तरीके से या समुचित ढंग से छात्रों के समक्ष प्रश्नों को प्रस्तुत करना ताकि उनमें नए ज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। छात्रों के माध्यम से प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बीच संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करना। यहां सुकरात ने प्रश्न प्रविधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि में 3 पद बताए। उन्होंने जो 3 पद बताए उसमें पहला इन्होंने कहा निरीक्षण। पहला क्या है? निरीक्षण। दूसरा पद उन्होंने बताया अनुभव। निरीक्षण, निरीक्षण के बाद अनुभव और तीसरा पद उन्होंने कहा परीक्षण। ये 3 पद सुकरात महोदय ने बताए। जैसे प्रश्न प्रविधि की बात किया, प्रश्न प्रविधि के महत्व को हम देखते हैं, इसकी उपयोगिता या महत्व। छात्र और शिक्षक इसमें दोनों सक्रिय होते हैं। मनोवैज्ञानिक नए ज्ञान के प्रति उत्सुकता रहती है। प्रशिक्षण संस्थाओं और छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। छात्रों में विचार करने और चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। पाठ के विकास में सहायक होता है। पुनरावलोकन और प्रत्यास्मरण में सहायक होता है। छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन सही रूप में होता है। तो और एक चीज इसमें, अभी जैसे हमने कहा कि एक शब्द है जिज्ञासा, तो यहां पर हम ये भी बता दें कि इसमें जो कुछ अन्य बिंदु हैं, यहां पर इस विधि में जिज्ञासा, रुचि और एकाग्रता, रुचि व एकाग्रता, बच्चे में हमने चिंतन करने की शक्ति की बात कर ली है, पाठ विस्तार की बात कर ली है, समस्या समाधान की क्षमता बच्चे में विकसित होता है और नवीन ज्ञान से संबद्धीकरण। एक और इसका महत्व है कि नवीन ज्ञान से संबद्धीकरण, अर्थात नवीन ज्ञान से यह संबद्ध होता है और कक्षानुशासन में विशेष सहयोग देता है। अब यहां पर इसकी लिमिट्स क्या हैं? अपने आप में पूर्ण प्रविधि है, ये किसी न किसी विधि के साथ पूर्ण, ये पूर्ण प्रविधि है। यह एक यहां पर यह क्वेश्चन की बात करता है कि यह किसी न किसी विधि के साथ पूर्ण होती है, अपने में पूर्ण नहीं है।
कभी कभी यांत्रिक और नीरस हो जाती है। अच्छे और सही प्रश्नों का निर्माण एक कला है जो कि आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह उच्च कक्षाओं के लिए कम उपयोगी। यहां कुछ चीजें और कि जब हम प्रश्न प्रविधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि की बात करते हैं तो प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। इसमें जो प्रश्न करते हैं वह प्रश्न कैसा होना चाहिए? सरल व स्पष्ट होना चाहिए। जो भी प्रश्न है यह किससे संबंधित हो? जो हमारी पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु से संबंधित होने चाहिए। और जो प्रश्न है वह कैसे होने चाहिए? प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यह प्रश्न जो हो वह शिक्षण के अनुरूप होने चाहिए। जब हम प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न शिक्षण के अनुरूप होने चाहिए। शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए। ये कौलर महोदय ने कहा कि किसने? काउलर महोदय ने कहा कि शिक्षण मुख्य रूप से, काउलर महोदय का कथन है कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। जैसे प्रश्न पूछने के बाद उत्तर की अपेक्षा होती है, उत्तर प्राप्त या उत्तर को निकलवाने में भी एक कला होती है। यानी बच्चों से आप कैसे उत्तर निकलवाएंगे यह भी एक कला है। और उत्तर देते समय हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। जब प्रश्नोत्तर की बात हम करते हैं, ये खासतौर पे टीचिंग में जब आप जाते हैं वहां इसका विशेष ध्यान होता है कि प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देते समय छात्रों को सीधा खड़ा होकर या सीधे खड़े होकर उचित स्वर में बोलना चाहिए। यह ध्यान आपको देना है। फिर एक समय में एक ही छात्र उत्तर दे, एक नहीं एक एक साथ समूह उत्तर दे, नहीं, एक समय में एक छात्र उत्तर दे, यह ध्यान रखना है। और उत्तर देने के लिए प्रतिभाशाली, कमजोर दोनों प्रकार के छात्रों को हमें क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। अशुद्ध या अस्पष्ट उत्तर पर उत्तेजक प्रतिक्रियाएं नहीं होनी चाहिए। यानी एक शिक्षक के रूप में आप अगर कोई बच्चा उत्तर दे रहा है और वह अशुद्ध है या अस्पष्ट है तो किसी प्रकार की उत्तेजक प्रतिक्रिया आपकी नहीं होनी चाहिए। सही उत्तरों की प्रशंसा करें और जो जटिल प्रश्नों के उत्तर हैं या तो उनको क्या करें? शिक्षक स्वयं पाठ्य सहायक सामग्री या पाठ्य सामग्री के माध्यम से उसे स्पष्ट करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर, छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर, जो छात्रों का उत्तर है वही क्या है? उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी, शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है। पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना कार्य सिद्ध करता है। यह कथन आप किसके हैं? यह कथन एसके अग्रवाल महोदय के हैं। तो इस तरह आज हमने शिक्षण प्रविधि और क्या है और शिक्षण प्रमुख प्रविधियां क्या हैं हम लोगों ने उसके बारे में देखा। और अगले खंड में हम लोग शिक्षण की कौशल की बात करेंगे। जो प्रमुख शिक्षण कौशल हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।